जय हिंद फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अद्वैत नर्सिंग ऑफिसर्स चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोला जाता है? ऑप्शंस आर लुइस पैस्चर, रॉबर्ट कोच, एंटोनी वैन ल्यूवेनहीक, जोसेफ लिस्टर। करेक्ट आंसर इज एंटोनी वैन ल्यूवेनहीक। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे होते हैं एंड छोटा होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोनी वैन ल्यूवेनहीक। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप यूज़ करके देखा था। इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया था कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गे और बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वाटर, सॉइल और ह्यूमन बॉडी में उन्होंने देखा था। इनकी ऑब्जर्वेशंस कब की हुई थी? 1670 में। और इनको पायनियर बोला जाता है इन डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड, ठीक है। इन्होंने इनिशियली क्या देखा था? एज स्मॉल एज 1 to 2 माइक्रॉन्स सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करके। ये देखिए उस जमाने में ऐसा कुछ सेटअप होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट डेवलप्ड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज? एडवर्ड जेनर, लुइस पैस्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पॉल एलरिच। को किस साइंटिस्ट ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को डेवलप किया था? आंसर इज लुइस पैस्चर। पैस्चर तो हमेशा आपको याद रहेगा ना, पैस्चराइजेशन, ये वाला चीज तो सबको याद रहता ही है। अब देखिए इनका क्या था, इन्होंने ये प्रूव किया था कि बहुत से जो डिजीजेज हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। और उन्होंने ये भी शो किया था कि ये जो जर्म्स हैं ये बॉडी में एंटर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिजीज भी कॉज कर सकते हैं। इनका जो काम है इस बात का फाउंडेशन सेट करता है कि मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जो है और इन्फेक्शन कंट्रोल और स्टेरिलाइजेशन का इनका जो मेन काम था उसका वो फाउंडेशन सेट किया है। उन्होंने वैक्सीन जो है एंथ्रैक्स के लिए और रेबीज के लिए भी डेवलप किया और साथ साथ इन्होंने पैस्चराइजेशन भी इंट्रोड्यूस किया जो कि मिल्क के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ देखिए हमारा की फैक्ट्स क्या है। इन्होंने ये प्रूव किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फर्मेंटेशन होता है, प्यूट्रीफैक्शन होता है और काफ़ी डिजीजेज होती हैं, एंथ्रैक्स, रेबीज, ठीक है। पैस्चराइजेशन क्या है? बेसिकली एक हीट ट्रीटमेंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जिससे कि सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बट मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के कौन है? लुइस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्राम स्टेनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम इज द करेक्ट आंसर। इनके नाम में ही है ग्राम, तो ग्राम स्टेनिंग। सिंपल, अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा हेडेक मत लीजिए, थोड़ा सा आंसर में और क्वेश्चन में लिंक करके पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। सिलेबस बहुत वास्ट है, फालतू का इतना हर एक चीज़ याद करना मुश्किल है। कर लेते हैं तो बहुत अच्छा। देखिए ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल अपीयरेंस होता है, ग्राम नेगेटिव का पिंक अपीयरेंस होता है। अब देखिए ग्राम स्टेनिंग बेसिकली क्या है? ग्राम स्टेनिंग एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है जो कि यूज किया जाता है बैक्टीरिया को दो हिस्सों में बांटने के लिए, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। मोस्टली कहाँ यूज किया जाता है? लैबोरेटरीज में। और ये जो मेथड है ना ये किस पे मतलब बेस करता है? डिफरेंस इन द सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया। ये टेक्निक किसने डेवलप किया था? हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884, ठीक है, काफी पहले किया था। अब यहाँ पे देखिए स्टेनिंग प्रोसीजर देखना है आपको। क्रिस्टल बैक्टीरिया, देन आयोडीन, अल्कोहल, ये सब थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है। हाँ ये सब मतलब यूज़ किया जाता है। आखिरी में क्या किया जाता है? माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है। कलर पे आपको ध्यान देना है, एक कलर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन? इनमें से कौन सा चेन ऑफ इन्फेक्शन का हिस्सा नहीं है? तो हम देखते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन का हिस्सा क्या क्या है। सबसे पहले देखिए चेन ऑफ इन्फेक्शन मतलब क्या है? एक तरह से चेन क्या है? कड़ी है ना। तो यहाँ पे है आपका इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वॉयर,
पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट जो है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहा है, अब रिजर्वॉयर जिस ऑर्गेनिज्म में वो मतलब गया, जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रह रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है। अब क्या है, अब ये पोर्टल ऑफ एग्जिट, सपोज इस इंसान ने स्नीज किया है ना, इसका ड्रॉपलेट आउट गया, हाउ द ऑर्गेनिज्म लीव्स द रिजर्वॉयर, ऐसे आउट हो गया। अब सपोज इस इंसान ने किसी से हैंडशेक कर लिया, आपने स्नीज किया, अपने हैंड्स को ऐसे फेस के पास लगाया एंड फिर किसी से हैंडशेक किया, तो क्या हुआ, उसके हाथ में चला गया, हाउ द ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिटेड टू अब न्यू होस्ट में चला गया। ठीक है, अब उसके बाद एक नए इंसान में चला गया, पहले यहाँ पे रिजर्वॉयर था, रिजर्वॉयर से फिर एग्जिट का एक तरीका हुआ, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुआ, फिर अब दूसरे में गया, एंट्री कर गया, हाउ द ऑर्गेनिज्म एंटर्स द न्यू होस्ट, कैसे एंटर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ससेप्टेबल होस्ट, अ पर्सन हु इज एट द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। सपोज कोई किसी फैमिली में कोई जॉब करता है, ठीक है, पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 1 को प्रॉब्लम हुआ, उसके थ्रू ये एग्जिट हुआ, पर्सन 1 पर्सन 2 से मिला, उसका फ्रेंड था, उसने उससे हाथ मिलाया, फिर ये जो पर्सन 2 है घर में गया और इसने स्नीज किया, तो इसकी घर में इसकी वाइफ है, बच्चे हैं, जो भी हैं, सपोज खास करके अगर बूढ़े पेरेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं। कोरोना में आखिर क्यों कहा जा रहा था कि आइसोलेटेड होके रहिए, इतने सारे होटल्स प्रोवाइड किए गए थे एम्प्लॉयज़ को, क्यों इतना खर्चा इसीलिए किया जा रहा था कि भाई एम्प्लॉय तो रिस्क पे है ही, तो एम्प्लॉय से दूसरे इंसान को कोरोना न हो जाए। ठीक है, और तो फिर ये ससेप्टेबल होस्ट तक नॉट घोस्ट, ये होस्ट तक ये जाने का रिस्क रहता है। तो आपके चेन ऑफ इन्फेक्शन में क्या क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वॉयर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, देन ए ससेप्टेबल होस्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारे ऑप्शंस क्या हैं, इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वॉयर, पोर्टल ऑफ एंट्री, इम्यूनिटी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसमें आपका क्या मतलब चेन ऑफ इन्फेक्शन का पार्ट नहीं है, तो वो है आपका इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है, सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया है, इम्यूनिटी इज द करेक्ट आंसर। अब ब्रेकिंग एनी वन लिंक इन द चेन कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक है, कैसे लिंक ब्रेक होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, सपोज इस इंसान ने स्नीज किया, तो उसको इंश्योर करना है कि वो प्रॉपर मैनर्स फॉलो करे जब उसको स्नीज करना है तो। और यहाँ पे जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, अल्टीमेटली क्या है, फिर से क्या है, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई हैंड वॉश करेगा, सपोज इस इंसान ने पहले अपना हैंड वॉश किया, दूसरे ने अगर हाथ मिलाया तो उसके बाद उसने भी हैंड वॉश किया, किसी और को टच किया, उससे पहले हैंड वॉश किया, तो उससे क्या होता है, चेन जो होता है वो ब्रेक होता है। हैंड हाइजीन, स्टरलाइजेशन, प्रॉपर आइसोलेशन, ये सबसे इन्फेक्शन ब्रेक करता है। सपोज घर में किसी को कफ एंड कोल्ड होगा, तो बोला जाता है ना, खास करके अगर छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा उनसे दूर रहने के लिए। क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि बड़े इंसान का तो 50 ऑप्शन है ठीक होने का, लेकिन छोटे बच्चे को अगर सर्दी जुकाम हो जाएगा, कितना प्रॉब्लम होता है। सर्दी जुकाम तक तो फिर भी ठीक है, अगर सपोज किसी को टीबी टाइप का प्रॉब्लम है, ये खतरनाक सी बीमारियां अगर हैं, तो उनको आइसोलेट करके रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है एक पल के लिए उनको अपने में लगे कि मतलब ऐसे कैसे, बट वो वैसे काम नहीं चलेगा ना। एट टाइम्स यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, क्योंकि एक इंसान को है तो फिर भी एक पल के लिए मैनेज होगा, बट एक से अगर 4 को होगा तो कैसे होगा, खास करके अगर छोटे बच्चे को हो जाए। तो कुछ जगहों पे हमें हर जगह इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा, जस्ट बी प्रैक्टिकल। आप भी हॉस्पिटल सेटिंग में काम करते ही होंगे, आगे भी करेंगे। आपको एम्पैथेटिक होना है, सिंपैथेटिक नहीं होना है, याद रखिएगा। भले मैं ये ज्ञान दे रही हूँ, इनिशियली मैं भी काफ़ी सिंपैथेटिक थी, बट समय के साथ धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि कहाँ पे आपको कैसे बिहेव करने का है। अब देखिए ऑर्डर कैसे याद करना है, एजेंट, रिजर्वॉयर, एग्जिट, मोड, एंट्री, होस्ट। ठीक है, AREMEH, अरे में इमेजिन कीजिए कामिनी मैम आर्मी कॉलेज से पढ़ी थी, तो मैं एकदम से जाऊं जलंधर और मैं बोलूं अरे MH, MH,
ई को थोड़ा याद रख लीजिएगा। मिलिट्री हॉस्पिटल MH, अरे MH, ज़रूरी नहीं है कि मैं जालंधर ही जाऊँ। सपोज मैं रांची के मिलिट्री हॉस्पिटल के आसपास से क्रॉस करूँ और मैं एकदम से बोलूँ अरे MH, तो मुझे अपनी वो मेमोरीज याद आ जाए ना, कि जो भी मेरे 2013 से 17 का टाइम था, अच्छी मेमोरीज थी ऑब्वियसली। बाकी वर्क प्लेस में थोड़ा लेफ्ट राइट चलता ही है, कई बार हो जाता है। कुछ सीनियर्स लाइक डॉक्टर्स हैं कि मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, कुछ कोऑपरेट नहीं करती थी, विच इज़ टोटली ओके, उनका कुछ नहीं किया जा सकता है, हर जगह ऐसे लोग होते हैं। तो मैं ऐसा कुछ याद करूँ, ठीक है, AREMEH, ये आपको याद रखना है। चेन ऑफ इन्फेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, रियल लाइफ के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following staining technique is used to detect acid fast bacilli? Answer is acid fast staining. ठीक है, एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या होता है? ये इसको यूज किया जाता है टू डिटेक्ट एसिड फास्ट बेसिलाई, एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन क्लिनिकल स्पेसिमेन। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या होता है, स्टेप्स क्या है इसका। सबसे पहले देखिए कार्बोल फुस्चिन प्राइमरी स्टेन, हीट किया जाता है और अप्लाई किया जाता है कार्बोल फुस्चिन, फिर वाटर से उसको रिंस करते हैं, फिर एसिड अल्कोहल से डीकलराइजर यूज किया जाता है 1 से 3 मिनट के लिए, फिर मिथाइलिन ब्लू काउंटर स्टेन यूज किया जाता है, आखिरी में वाटर से रिंस और ड्राई कर दिया जाता है। अगर रिजल्ट में ब्लू टाइप का अपीयरेंस है, मतलब नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। अगर ऐसा रेडिश पिंकिश बीडेड से रॉड्स टाइप का अपीयरेंस आ रहा है, मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, ज़ील निल्सन मेथड मेनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following microorganisms is commonly used as an indicator of fecal contamination in water quality testing? फीकल रिलेटेड ई कोलाई, अभी आपको याद कैसे रखना है, यूजुअली आपने सुना ही होगा कि जैसे कि मतलब अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं तो यू हैव टू क्लीन फ्रॉम, इंश्योर करना है आपको कि जो आपका मतलब जो फीकल जो कंटेंट है वो गलती से भी मतलब आपको यूटीआई में कन्वर्ट ना हो जाए। यूटीआई में का रिस्क रहता है ना, तो सॉरी फ्रंट टू बैक क्लीन करने को जो बोला जाता है वो इसलिए किया जाता है, या सपोज इफ यू हैव अ स्मॉल चाइल्ड, वहां पे भी आपको इस बात को इंश्योर करना है, इसी कारण से। अब इकोलाई जो होता है क्या होता है, ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव एनारोबिक नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड कॉमनली फाउंड इन इंटेस्टाइन्स ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, अब ये वाटर सैंपल्स में इसलिए आपको सिंपल कल्चर मीडिया में ग्रो कर जाता है, वाटर में मल्टीप्लाई नहीं करता है, इसका प्रेजेंस जो है इंडिकेट करता है पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस। अब देखिए ई कोलाई क्या है, फीकल कंटामिनेशन स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, सॉइल वाटर में कॉमन है। स्टैफ ऑरियस क्या है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, नॉट स्पेसिफिक फॉर, स्पेशली बोला जाता है नोज एंड ईयर्स में स्टैफ ऑरियस का रिस्क रहता है, इसलिए हमें अननेसेसरली नोज और ईयर में ना अपने फिंगर्स नहीं डालने चाहिए। गलती से कभी अगर आपने मतलब चला गया एकदम से, सपोज आप ईयर में आपको इचिंग या कुछ हो रहा है, गलती से अगर कभी हो भी गया तो हैंड वॉश कर लेना है बढ़िया से। क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, ये क्या है, एडिशनल इंडिकेटर्स फो फॉर्मा बट नॉट कॉमन एज ई कोलाई। अब ई कोलाई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ग्राम नेगेटिव शॉर्ट रॉड, फैकल्टेटिव एनारोब, लैक्टोज फर्मेंटर, ग्रोथ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल इनहैबिटेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल इंटेस्टाइन। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस? अब देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है एसिड फास्ट बेसिलस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये कॉजेटिव एजेंट है ट्यूबरक्लोसिस का। ये क्या है, स्लो ग्रोइंग एसिड फास्ट बेसिलस। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या है, स्लो ग्रोइंग है, एरोबिक है, नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, ऑब्लिगेट पैथोजन। ठीक है, अब ट्यूबरक्लोसिस में मेनली क्या होता है, अफेक्ट्स करता है मेनली किसको, लंग को मेनली, बाकी पार्ट्स भी होते हैं इफेक्ट। ट्रांसमिशन कैसे होता है, एयर से होता है, ड्रॉपलेट्स, कफिंग से, स्नीजिंग से या टॉकिंग से इन्फेक्टेड पर्सन से। इसका प्रिवेंशन बीसीजी वैक्सीनेशन,
अर्ली डायग्नोसिस एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट, गुड वेंटिलेशन एंड हाइजीन। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस देखिए ये सारे ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई? सबको पता है ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई अभी मैंने जस्ट 2 क्वेश्चन पहले ही आपको बताया था। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये मोस्ट कॉमन कॉज है। और इसके साथ साथ आपको देखिए ई कोलाई के बारे में तो आपको बता ही चुके हो। Why E. coli causes UTI? It possesses fimbriae that help in adherence to uroepithelial cells, can form biofilm and persist in the urinary tract, able to multiply in urine and resist host defenses, induces inflammatory response leading to symptoms. अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है? डायसूरिया, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, अर्जेंसी, सुप्राप्यूबिक पेन, पायरिया, पस सेल्स, बैक्टीरियूरिया। अब इसके लिए आपको क्या आप कर सकते हैं, या आपके पास सपोज कोई पेशेंट है तो आपको उसको बताना है, ठीक है, कि अगर यूटीआई से सफ़र कर रहा है या न्यू पेशेंट है, तो ऐसे भी अगर हो सके तो इफ पॉसिबल कभी हेल्थ एजुकेशन वगैरह हो, तो पेशेंट ने जब भी वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है या आप भी सपोज कहीं जा रहे हैं तो प्लीज फ्लश वंस, उसके बाद ही आप यूज कीजिए। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा तो बस यही सब चीज है। सिट्रस फ्रूट बोलते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम है तो काफी असरदार रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेनिंग टेक्निक इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट बेसिलाई such as Mycobacterium tuberculosis? Answer is Zeal-Nielsen stain. एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या? जील नेल्सन स्टेन अभी 10 पिछले 3 क्वेश्चन पहले बताया था। एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या है? एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है जो कि डिटेक्ट करता है एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म को, पर्टिकुलरली माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब माइकोबैक्टीरिया क्या है? ये हाई लिपिड कंटेंट इसमें होता है सेल वॉल में, माइकोलिक एसिड, जो कि इसको रेजिस्टेंट बनाता है डीकलराइजेशन से, एसिड अल्कोहल से। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टीबी, स्पूटम, सीएसएफ टिश्यू, यूरिन एंड अदर स्पेसिमेन, रैपिड मेथड फॉर स्क्रीनिंग एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स। की पॉइंट्स ये रहे आपके: Zeal-Nielsen stain, carbon-Fitchin, decolorized acid alkyl, counter stain methylene blue, acid fast bacilli red or pink, non-acid fast bacteria blue. Important for detecting Mycobacterium tuberculosis. Red means Mycobacterium ahead. Acid fast bacilli appear red because of rich mycolic acid इनके जो सेल वॉल में होता है, इसकी वजह से। ये जो Zeal-Nielsen मेथड है ये बार बार पूछा जाता है, तो प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, Which of the following media is used for the isolation and cultivation of Mycobacterium tuberculosis? Answer is Lowenstein-Jensen medium. इसमें क्या है देखिए, कल्चर जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस करने के लिए टीबी का। इससे क्या होता है? कंफर्म करता है ना। अब लोवेंस्टीन-जेनसन मीडियम के की फीचर्स क्या है? ये एग बेस्ड कोगुलेटेड मीडियम होता है, इसमें मैलाशाइड ग्रीन एजेंट होता है, ये स्टॉप करता है बैक्टीरिया को कंटामिनेशन ऑफ फंगाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस धीरे धीरे ग्रो करता है। विजिबल कॉलोनीज इसकी 3 से 8 सप्ताह में देखने को मिलता है, और जो कॉलोनीज होती हैं वो रफ होती हैं, ड्राई होती हैं, टफ होती हैं। ठीक है, तो ये आपका लोवेंस्टीन-जेनसन मीडियम में हमको देखने को मिलता है। अब आपको बेसिकली क्या याद रखना है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में कौन सा मीडिया यूज किया जाता है आइसोलेशन और कल्टीवेशन के लिए? आंसर इज लोवेंस्टीन-जेनसन मीडियम। लोवेंस्टीन जेनसन, यहाँ पे आप कैसे याद रख सकते हैं? LJ, MLJ, DDLJ होता है ना,
तो वैसे आप याद रखिएगा MTLJ, तो आप शायद ना भूलें। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं अलॉन्ग विद दिस पिक्चर्ड फॉर्म में। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ाई करने में और आगे भी आएगा। हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपके कोई नोन अगर गवर्नमेंट एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, we'll be thankful to you all, and